हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम में। मैं संगम कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार स्पेशल वीडियो पार्ट 4। तो चलिए हिस्ट्री ऑफ बिहार का इतिहास जानते हैं। ये स्पेशल वीडियो है पार्ट 4। आज हम जानेंगे विदेह राजवंश। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। विदेह राजवंश। प्राचीन काल में आर्यजन अपने गणराज्य का नामकरण राजन्य वर्ग के किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर किया करते थे, जिसे विदेह कहा गया। ये जन का नाम था। कालांतर में विदेह ही विदेह हो गया। विदेह राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह के मानी जाती है। यह सूर्यवंशी थे। इसी वंश का दूसरा राजा मिथि जनक विदेह ने मिथिलांचल की स्थापना की। इस वंश के 26वें राजा शीर्ध्वज जनक थे, जो कौशल के राजा दशरथ के समकालीन थे। जनक द्वारा गोद ली गई पुत्री सीता का विवाह दशरथ पुत्र राम से हुआ। विदेह की राजधानी मिथिला थी। इस वंश के करल जनक अंतिम राजा थे। मिथिला के विदेह भागलपुर तथा दरभंगा जिले के भूभाग में स्थित है। मगध के राजा महापद्नंद ने विदेह राजवंश के अंतिम राजा करल जनक को पराजित कर मगध में मिला लिया। उल्लेखनीय है कि विदेह राजतंत्र से बदलकर छठी सदी में गणतंत्र हो गया था। यदि बाद में लिच्छवी संघ के नाम से विख्यात हुआ। अब जानते हैं गणराज्य की शासन व्यवस्था। सारी शक्ति केंद्रीय समिति या शस्त्रागार में निहित थी। शस्त्रागार के कार्यभार आधुनिक प्रजातंत्र संसद के ही समान थी। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि प्राचीन बिहार के मुख्य जनपद मगध, अंग, वैशाली और मिथिला भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विशिष्ट आधारशिला है। अब देखते हैं मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य का विस्तार उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन तथा दक्षिण में जंगलाच्छादित पठारी प्रदेश तक था। पटना और गया जिला का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और मगध का इतिहास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास बन गया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करने में निम्न वंश का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। देखते हैं स्टार्ट में बृहद्रथ वंश। यह सबसे प्राचीनतम राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदी राज वसु के पुत्र बृहद्रथ थे। बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहद्रथ पुत्र जरासंध एवं प्रतापी सम्राट था। जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, कश्मीर और गंगाधार राजाओं को पराजित किया। मथुरा शासक कंस ने अपनी बहन की शादी जरासंध से की तथा बृहद्रथ वंश की राजधानी वसुमती या गिरिब्रज या राजगिरी को बनाई। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार दिया। उसके बाद उसके पुत्र सहदेव को शासक बनाया गया। इस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलिक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया। इसके बाद एक अन्य दरबारी महीय ने पुलिक और
उसके पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। ईसा पूर्व 600 में बृहद्रथ वंश को समाप्त कर एक नए राजवंश की स्थापना हुई। पुराणों के अनुसार मनु के पुत्र सुद्धुम्न के पुत्र का ही नाम गया था। जानते हैं आगे वैशाली के लिच्छवी। बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन समय में सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राजा था। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुआ। महावज्ञ जातक के अनुसार लिच्छवी वज्जी संघ का एक धनी समृद्धिशाली नगर था। यहाँ अनेक सुंदर भवन, चैत्य तथा विहार थे। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवारण हेतु महावन में प्रसिद्ध कारागारशाला का निर्माण करवाया था। राजा चेतक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। ईसा पूर्व 7वीं सदी में वैशाली के लिच्छवी राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। विशाल ने वैशाली शहर की स्थापना की। वैशालिका राजवंश का प्रथम शासक नमनिदिष्ट था, जबकि अंतिम राजा सुति या प्रमाति था। इस राजवंश में 24 राजा हुए। तो दोस्तों, आज का इस स्पेशल वीडियो बिहार का समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए करंट स्टडी पॉइंट सासाराम में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला आने वाला वीडियो को आप देख सकें। चलिए, तब तक बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।